वो खूबसूरत तो थी लेकिन उसका दिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। और जब उसे एक रात के लिए उसके अपने ही मंगेतर ने अगवा करके उसके दामन पर कीचड़ उछाला, तब एसपी मीर हातिम, जो पहले से शादीशुदा था, उस मासूम और कमसिन 16 साल की लड़की को अपना लिया। सुहागरात की सेज पर वो डरी सहमी बैठी थी। मेरे सामने ये पाक दामनी का नाटक मत करो। तुम्हारी असलियत जानता हूँ और अभी साबित भी कर दूंगा। इतना कहते हुए उसने निशा को बिस्तर पर धक्का दिया और बिलाल, छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? निशा ने गुस्से से अपनी कलाई बिलाल के हाथ से छुड़ाई थी। वो भी गुस्से में आग बबूला हो गया। इतना नाटक क्यों? मेरी मंगेतर हो तुम। जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, और तुम रोक भी नहीं सकती मुझे। वो उसके बाजू को झकझोरते हुए गुस्से से चिल्लाया। मंगेतर हूँ, कोई गुलाम नहीं। निशा भी उसी तेवर में बोली। गुलाम तो तुम हो। शादी के बाद ऐसा गुलाम बनाऊंगा कि सर उठाने के लायक नहीं रहोगी। वो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है ना तुम्हें? देखना, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि आईने में अपना चेहरा तक पहचान नहीं पाओगी। चटाक। निशा का हाथ उसकी सारी सहनशीलता के बावजूद उसके गाल पर पड़ गया था। वहां मौजूद सब लोगों ने यह मंजर देखा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? मैं? इससे पहले कि बिलाल कुछ और करता, एक गार्ड बंदूक लिए अंदर आया और यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों के साथ मिलकर उसे बाहर निकाल दिया। निशा रोती हुई अंदर की ओर चली गई। ये तो अब रोज का सिलसिला बन गया था। यूनिवर्सिटी आते ही बिलाल उसके साथ जबरदस्ती करता, कभी हाथ पकड़ता, कभी खींचतान करता। निशा कितनी मुश्किल से खुद को संभालती ये बस वही जानती थी। उसके माँ बाप का देहांत तो बचपन में ही हो गया था, तो ताया के घर पली बड़ी थी। फूफी ने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए निशा का रिश्ता उसके लिए मांग लिया था, जबकि उनका इरादा किसी अमीर घराने से बहू लाने का था जिसे उनके बेटे ने मिट्टी में मिला दिया था। और उन्होंने बेटे की इच्छा पर निशा के लिए रिश्ता डाल दिया, जो तुरंत ही स्वीकार भी कर लिया गया। किसी ने भी निशा से पूछने की जरूरत भी गवारा नहीं की कि उसे बिलाल पसंद भी है या नहीं। बस अपनी बेबसी का वो तमाशा देखती रही। माँ बाप को शिद्दत से याद किया था। अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो कम से कम एक बार उसकी मर्जी जरूर मालूम करते। निशा इस सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे बिलाल की आवारगी के बारे में अच्छी तरह पता था। वो एक बेहद घटिया इंसान था और हर लड़की के साथ उसका अफेयर चलता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ताया जान को मना कर पाती। ऐ खुदा, यतीमों का इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन तू तो होता है ना। फिर तूने क्यों मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी की है? क्यों मेरे नसीब में उस आवारा बिलाल को डाल दिया? मैं उसके साथ एक पल नहीं रह सकती। पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? वो खुद से सवाल करती हुई बाहर निकली, लेकिन आज उसे लेने ड्राइवर नहीं आया था। और तभी उसे कुछ दूरी पर मीर हातिम की गाड़ी दिखी और वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ गई। बिलाल, जो वहीं बाहर खड़ा था और न जाने कब से निशा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब निशा को मीर हातिम की ओर जाते देखा तो पीछे हट गया। लेकिन उसने बदला लेने की कसम जरूर खाई थी। निशा मीर हातिम की कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। आगे की सीट पर मीर हातिम की पत्नी बैठी थी, जो मुंह फुलाए थी। निशा को गाड़ी में बैठते देख मीर ने भी अपनी सीट संभाली थी। मीर हातिम की शादी को 6 महीने हुए थे, लेकिन उसकी बीबी 600 बार रूठ कर मायके गई हुई थी। और फिर वहीं से फ़ोन आता, इसे आकर ले जाओ। वो एक साइको औरत थी जिसे मीर हातिम की किस्मत से जोड़ दिया गया था। मीर हातिम उसे बहुत नरमी से हैंडल करता था, लेकिन कभी कभी उसकी हरकतों पर बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता था। गाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी अचानक मीर हातिम के नंबर पर एक कॉल आई। तीनों चौंक उठे। मीर हातिम ने मोबाइल कान से लगाया। वो कैसे भाग गया? इस वक्त कहाँ है वो? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब दोनों को गाड़ी में ही थोड़ा इंतजार करना होगा। मुझे एक फरार कैदी को पकड़ने जाना है। और हाँ, खबरदार, गाड़ी से नीचे उतरने की गलती बिल्कुल भी मत करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। गाड़ी में बैठ कर ही मेरा इंतजार करना। कहते हुए मीर हातिम ने बारी बारी दोनों की ओर देखा था। उफ, हम यहाँ बैठकर वेट करेंगे और तुम्हारा लाइव शो देखेंगे, सारा ने मुंह बनाते हुए कहा। जहाँ वो फरार होकर पहुंचा है वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा कूल डाउन रहो, मीर हातिम ने सारा से नरम लहजे में कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि निशा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। मीर बज़दान और समायरा बेगम का एक ही बेटा था, मीर हातिम, जो पुलिस फोर्स में था और एसपी की पोस्ट पर तैनात था। बेहद ठंडे मिजाज का,
रूखे बर्ताव वाला एक एंग्री मैन। हर कोई उसके गुस्से से खौफ खाता था, लेकिन अपनी बीवी सारा के साथ उतना ही नरम और संभल कर बात करने वाला। सारा, जो कि उसके मामा की बेटी थी, मामा के लिए मीर हातिम सब कुछ था, क्योंकि उसने उनकी साइको बेटी को अपनाया था, उससे निकाह किया था, और पिछले 6 महीनों से वो ऐसी गाड़ी चला रहा था जिसका इंजन भी खराब था और पेट्रोल भी खत्म। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था, और सारा उसके लिए एक चुनौती बनी हुई थी। मीर हातिम उस तय की गई जगह पर पहुंच चुका था, जो कि एक स्कूल था। उस स्कूल के अंदर वो फरार शख्स छुपा हुआ था। निशा खुद को रोक नहीं सकी और गाड़ी से उतर गई। मीर हातिम, जो सामने स्कूल की बिल्डिंग का जायजा ले रहा था, उसे बाहर निकलते देख माथे पर बल डालते हुए बोला, बाहर क्यों आई हो? चलो अंदर जाकर बैठो। वो उस पर थोड़ा नाराज हुआ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, मुझे इसके रास्ते मालूम है, निशा ने फौरन जोश से कहा। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा। मीर हातिम का लहजा अब भी वैसा ही सख्त था। पर हातिम भाई, आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। आप जानते हैं अंदर कितने बच्चे हैं? अगर आपके किसी भी कदम से उन्हें कुछ हो गया तो? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? वो उसे सिर से पांव तक घूरते हुए बोला, माथे पर बल डाले ऐसे बोला जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। अब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं हातिम भाई। निशा का मूड थोड़ा बदल गया। बेइज्जती? जाओ गाड़ी में बैठो और मेरा दिमाग मत खाओ। वो उसे अंदर भेजकर खुद अपनी टीम के पास जाकर डिटेल्स लेने लगा। वो फरार आदमी स्कूल की छत पर था, जहां उसने काफ़ी बच्चों को बंधक बना रखा था। स्पीकर मीर हातिम के हाथ में थमाया गया। मुन्ना, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि किसी चालाकी की बजाय खुद को कानून के हवाले कर दो। मीर हातिम की बात पर वो आदमी, जो एक बच्चे के सर पर निशाना साधे बैठा था, थोड़ा सा ऊपर उठा, नीचे की ओर झांका और घबराकर फिर से वापस बैठ गया। मेरे 3 तक गिनने तक अगर तुम नीचे नहीं आए तो मुझे मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मीर हातिम की आवाज़ पर वो फिर से घबरा गया। मीर हातिम? अचानक ही सारा की घबराई हुई आवाज़ पर वो पीछे पलटा। वो गाड़ी में निशा नहीं है, वो चली गई, सारा ने घबराते हुए कहा। मीर हातिम के होंठ भींच गए। ये लड़की आज मेरे हाथों से मारी जाएगी। मना किया था लेकिन नहीं, इसने अपनी ही जिद दिखानी है। उसे निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो सामने आ जाए तो उसकी गर्दन मरोड़ दे। गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए उसने स्पीकर इंस्पेक्टर को थमाया और ज़रूरी हिदायतें देता हुआ स्कूल की पिछली ओर से ऊपर चढ़ने लगा। अब इंस्पेक्टर उस मुन्ना को नीचे आने के लिए बार बार चेतावनी दे रहा था, जबकि मीर हातिम चुपचाप नज़र बचाकर स्कूल बिल्डिंग की छत की ओर जा रहा था। ये एक 3 मंजिला छोटा सा स्कूल था और मुन्ना तीसरी मंजिल के बच्चों को बंधक बनाकर बैठा था। अंकल, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए बोला। अभी चुप कर, मुन्ना ने गुस्से में डांटा। कि तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी और वो एकदम से सतर्क हो गया और अपनी गन सीढ़ियों की ओर तान दी। अचानक एक लड़की सामने आई। प्लीज़ प्लीज़ गोली मत चलाना, निशा ने एकदम से हाथ ऊपर कर दिए। मुन्ना उसकी ओर घूरते हुए बोला, तू यहाँ कैसे पहुँची? बोल, वरना सबको मार डालूंगा। प्लीज़ इन बच्चों को कुछ मत कहना, इन्हें जाने दो। वो जो पुलिस वाला है ना, बहुत पागल किस्म का इंसान है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें सच में यहाँ से निकलना है तो मुझे बंधक बना लो। मैं उसकी पत्नी हूँ, वो मुझे बचाने के लिए तुम्हें जाने देगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन बस तुम इन बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। प्लीज़ इन बच्चों को छोड़ दो। तुम्हारे लिए ये डील बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा कीमती मैं हूँ उस पुलिस वाले के लिए। वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा और मेरे बदले तुम्हें जाने देगा। और आखिरी सीढ़ी पर छिपा खड़ा मीर उसकी बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से से तिल मिला रहा था। बकवास बंद कर अपनी, और जा बच्चों के साथ जाकर खड़ी हो जा, वरना यहीं से गोली चला दूंगा। मुन्ना ने उसे धमकाया। तुम्हारी गन में सिर्फ एक गोली है और तुम किसी एक को ही मार सकते हो, तो तुम्हें मुझ पर गन तानी चाहिए जिससे तुम्हें फ़ायदा हो, इन बच्चों पर नहीं। निशा ने फिर से उसे समझाया। उसे ये बात मीर हातिम से पहले ही पता चल चुकी थी कि उसकी पिस्टल में सिर्फ एक ही गोली बची है, क्योंकि वो किसी हवलदार की गन छीन कर भागा था और बाकी फायर तो वो पहले ही कर चुका था। इस बार मुन्ना थोड़ा चौंका था
वो जो इस लड़की को कोई साधारण लड़की समझ रहा था, मतलब सच में वो एसपी की पत्नी थी, वरना उसे ये बात हरगिज मालूम नहीं होती कि उसकी गन में सिर्फ एक गोली है। इस बार मुन्ना के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदले थे। क्या गारंटी है कि वो एसपी मुझे यहाँ से जाने देगा? मुन्ना अब घबराया हुआ था, लेकिन उसकी बातों को सुन रहा था, और वहीं मीर हातिम उलझन में था। तुम इन बच्चों को जाने दो, बदले में मैं खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ। अगर वो तुम्हें ना जाने दे तो तुम वो एक गोली मुझ पर चला देना। वो कितनी आसानी से खुद को मरवाने की बात कर रही थी, और मीर का मन कर रहा था कि उसके गाल लाल कर दे थप्पड़ों से। ठीक है, तुम इस तरफ आओ और बाकी सभी बच्चे उस तरफ चले जाएं। मुन्ना उसकी बातों में आ गया था। वो इस वक्त इतना घबराया हुआ था कि उसे निशा की चाल समझ ही नहीं आई थी, क्योंकि वो एक पुलिस वाले को घायल करके आया था और अब डर के मारे बस किसी भी तरह यहाँ से भागकर निकलना चाहता था। सभी बच्चे सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर गए। मीर हातिम ने उन्हें चुपचाप नीचे उतरने का इशारा करते हुए खुद ऊपर की ओर देखा, जहां पर निशा अब उस मुन्ना के पास पहुंच चुकी थी। हैंड्स अप। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, मीर हातिम वहां आ धमका, और मुन्ना घबराकर निशा को अपनी पकड़ में लेते हुए उसकी कनपट्टी पर गन रख चुका था। और जबकि निशा का दिल धक से रह गया। एसपी, मुझे जाने दो, वरना वरना इस लड़की की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। वो पागलों की तरह चिल्लाया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो गन नीचे रखो और लड़की को छोड़ दो, मीर हातिम ने उसकी कनपट्टी का निशाना लेते हुए कहा, जबकि निशा ने हल्के से गर्दन घुमाकर मुन्ना की ओर देखने की कोशिश की। एसपी, गन फेंक दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, मुन्ना ने फिर से धमकी दी। इस पल मीर हातिम का मन कर रहा था कि सामने खड़ी लड़की की अच्छी तरह खबर ले गोली सीधा उसी के सर में उतार दे, जो खुद को बड़ा बहादुर समझ रही थी कि इस गुंडे के सामने खुद को सौंप दिया। इससे पहले कि मुन्ना या शोभित में से कोई गोली चलाता, अचानक निशा ने झुकते हुए मुन्ना को धक्का दे दिया। उसी मौके का फायदा उठाते हुए मीर हातिम ने उसके बाजू पर गोली चला दी, जिससे कि उसकी गन हाथ से छूट गई और उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया गया। ब्लूटूथ के जरिए उसने अपनी टीम को ऊपर आने का इशारा किया। कुछ ही देर में उसकी पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी। मुन्ना को उन्होंने पकड़ लिया। इसे पहले अस्पताल ले जाओ, फिर इसे इसकी ससुराल, मीर हातिम ने सख्त लहजे में कहा, और फिर निशा की ओर रुख किया, जो एक तरफ खड़ी संतोष भरे अंदाज में उसी की ओर देख रही थी। उनके जाते ही मीर हातिम उस तक पहुंचा और दोनों बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, तो वो इस अचानक हरकत से घबरा गई। क्या समझती हो खुद को, बहुत बड़ी तीर अंदाज हो कि उस गुंडे के सामने खुद को सौंप दिया? मीर हातिम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। आप मुझ पर गुस्सा मत हो, मेरी वजह से ही तो ये सब कुछ ठीक हुआ है, निशा ने मासूमियत से कहा, जिससे कि मीर हातिम और भी ज्यादा भड़क गया। तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया है निशा। तुमसे किसने कहा था कि तुम यहाँ पर आओ? चलो घर, तुम्हारा वहीं इंतजाम करता हूँ। मीर हातिम उसे बाजू से पकड़ते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ ले गया। इंस्पेक्टर दानिश से सारी बात करके वो निशा को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहाँ सारा बैठी उनका इंतजार कर रही थी। हद हो गई निशा, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज भी है या नहीं? कैसे तुम वहां ऊपर चली गई? क्या समझती हो खुद को? क्या तुम कोई लड़का हो? सारा ने भी उसकी अच्छी खासी क्लास ली थी, जबकि सारा की बात पर निशा चुप ही रही। मीर हातिम ने उसे फिर से घूरते हुए गाड़ी स्टार्ट की। अब निशा जानती थी कि घर जाकर उसकी एक नई क्लास लगने वाली थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसकी वजह से इतने सारे बच्चे बचा लिए गए थे, और अगर इसके लिए उसे थोड़ी सी डांट भी सुननी पड़े तो कोई बात नहीं। अली खान और उनकी पत्नी अस्मा खान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, और उनकी बेटी थी निशा, और माँ बाप की मौत के बाद से ही वो अपने ताया जी के साथ रहती थी। जैसे ही मीर हातिम निशा और सारा के साथ घर में दाखिल हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आया हुआ हो। अंदर से अच्छा खासा शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन ये शोर किस तरह का था समझ में नहीं आया, मगर इतना पता चल गया कि उनकी फूफी अंदर मौजूद थी, और उनके होने का मतलब यही था कि मीर इस वक्त उनके सामने नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हद दर्जे की बदजुबान और बदतमीज औरत थी, और मीर हातिम को उनकी बदतमीजी पर और बदजुबानी पर बहुत गुस्सा आता था। वो लौटकर जवाब दे देता, जिससे कि उसकी फूफी गुस्से के मारे भड़क जाती, और फिर घर में एक कलेश हो जाता था। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता था कि उनके सामने कम से कम जाए। आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की निशा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पहली और आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, मीर ने सख्त लहजे में कहते उसकी तरफ देखा,
और अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि सारा भी नफरत से मुंह फेरकर मीर के पीछे पीछे चल दी। निशा को समझ नहीं आया कि वो आगे बढ़े या अपने कमरे की ओर चली जाए, क्योंकि फूफी से उसकी भी बिल्कुल नहीं बनती थी। भले ही वो उसकी होने वाली सास थी, लेकिन फूफी का अंदाज, उनका रवैया और बात करने का तरीका उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर फूफी के घर वो शादी के लिए राजी हुई थी तो सिर्फ अपने ताया जान के कहने पर, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। मैं कहती हूँ, आप लोग मुझे शादी की तारीख क्यों नहीं दे देते? कब तक निशा पढ़ाई करती रहेगी? यूनिवर्सिटी जाकर लड़कों के साथ पढ़ने से आखिर क्या मिल जाएगा? आखिर में तो उसे घर और चूल्हा चौका ही संभालना है ना। तो फिर वही सिखाओ और उसे विदा करो। फूफी की ऊंची आवाज़ उसके कानों से टकराई तो निशा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो कौन होती थी उसकी किस्मत का फैसला करने वाली कि निशा को आगे क्या करना है क्या नहीं? वो उसकी मालिक तो नहीं थी। निशा गुस्से से सोचने लगी, अरे आपा, मैंने कब मना किया है? लेकिन वो बच्ची है, पढ़ना चाहती है तो पढ़ लेने दो। शादी तो हो ही जाएगी ना, अभी तो दूसरे साल में है। फाइनल कर ले, फिर उसके बाद आप जब चाहे तारीख ले जाइए। बजदान साहब ने अपनी बहन को बड़े ही प्यार से समझाया। बिल्कुल नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। मुझे आज की आज ही तारीख चाहिए। मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरा बिलाल जो है वो बाहर जाने की फिराक में है और मैं नहीं चाहती कि वो वहाँ जाकर वहीं का हो जाए। कम से कम शादी हो जाएगी तो ये आसरा तो रहेगा ना कि वो वापस आएगा। बेहतर है कि मुझे तारीख दे ही दो। और अब इतनी बिन्नतें मत करवाओ। ऐसी भी कोई हूर परी नहीं है वो। अपनी जुबान की बेलगामियत की वजह से अफूफी से सब लोग डरते थे। बुज़दान साहब उनकी बात पर अपनी मुट्ठियाँ कसकर भींच गए, क्योंकि निशा उन्हें अपने सभी बच्चों की तरह बहुत अजीज थी। उनका तो दिल था कि निशा उनकी बहू बने। हालांकि वो मीर से पूरे 10 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि वही उनकी बहू बने। पर उनकी इस ख्वाहिश पर उनकी बीबी की ख्वाहिश भारी पड़ गई। समायरा बेगम को निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर वो उसे अपनी बहू कैसे बना लेती? उन्हें तो अपने भाई की बेटी सारा बहुत पसंद थी और उसे ही वो अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। और ये उनके भाई की भी इच्छा थी कि सारा ही मीर हातिम की पत्नी बने। इसीलिए मीर हातिम की शादी 6 महीने पहले सारा के साथ करवा दी गई थी। ठीक है, आप अगर इतना जोर दे रहे हैं तो अगले महीने की तारीख रख लेते हैं शादी की। कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी समारा की तरफ देखा था। ठीक है, आपा जो कह रही हैं ठीक ही कह रही हैं, बड़ी हैं, हमसे समझदार भी हैं, तो कर देते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी। जो बाद में करनी है तो वो अब क्यों नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? समायरा बेगम ने लापरवाही से कहा और आपसी रजामंदी से ठीक 15 दिन के बाद की तारीख तय कर दी गई और दरवाजे के बाहर खड़ी निशा का दिल बैठ गया। हालांकि ये बात उसे अच्छे से पता थी कि एक न एक दिन उसकी शादी होनी है, वो भी बिलाल से। लेकिन अब शादी की तारीख 15 दिन के बाद की मिली तो उसका दिल बुरी तरह हौलने लगा था। चुपचाप वहाँ से हटकर वो अपने कमरे में आई, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और बिस्तर पर चुपचाप बैठ गई। वो बिल्कुल चुप थी। उसका जी चाहा कि वो ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन शायद अब उसे ये हक भी नहीं था। वो जानती थी कि उसके नसीब में वही एक लोफर इंसान बिलाल था। फिर भी वो अल्लाह से किसी चमत्कार की दुआ करती थी। कैसे वो बिलाल के साथ ज़िंदगी बिताएगी? 2 आंसू टूट कर उसके गालों पर गिरे। वो आज बहुत दुखी थी और अपने माँ बाप को याद कर रही थी। आज अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो क्या वो उसे एक ऐसे लोफर के हवाले कर देते? कभी नहीं। अगर ताया जान और ताई जान की कोई अपनी बेटी होती तो क्या वो उसे बिलाल को दे देते? कभी नहीं। फिर मैं ही क्यों? वो अचानक उठकर बैठ गई। अब आंसू लड़ियों की तरह उसकी आंखों से उसके गालों पर फिसलते जा रहे थे। कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। आज सब ने ये बात साबित कर दी कि मैं किसी की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। वो दुख और तकलीफ से सोचते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी। शादी की तारीख तय होते ही घर में तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को अब भी यही डर लगा हुआ था कि निशा ऐन शादी के वक्त इनकार कर देगी, और इसीलिए उसने ऐसा प्लान तैयार किया कि वो चाहकर भी शादी से मना न कर सके। इसके लिए उसने निशा को किडनैप करने का प्लान बनाया। आज निशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने यूनिवर्सिटी से जल्दी घर जाने का मन बनाया। निशा, कहाँ जा रही हो? अभी तो 2 क्लासेस बाकी बची हैं। उसकी दोस्त फायजा ने उसे पुकारा तो वो रुकी। फायजा के लहजे में फिक्रमंदी थी। हाँ यार, तबीयत ठीक नहीं तो मैं घर जा रही हूँ और ज़्यादा क्लास नहीं ले सकती। निशा का लहजा बहुत धीमा था। कोई बात हुई है निशा, मुझे बताओ, फायजा ने बहुत प्यार से उससे पूछा।
नहीं, कोई बात नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द है, तो मैं घर जाना चाहती हूँ। निशा उसे टालते हुए गेट की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी से वो वैन के जरिए घर जाती थी, लेकिन आज जल्दी निकल आई थी तो उसे स्टॉप तक पैदल जाना था। यूं ही अपनी सोचों में खोई हुई वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक गाड़ी ने उसका रास्ता रोका। वो डर कर पीछे हट गई, लेकिन गाड़ी से निकलते हुए एक नकाबपोश ने उसे गन पॉइंट पर गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गया। शाम हो गई, लेकिन घर में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं थी कि निशा अभी तक यूनिवर्सिटी से घर नहीं आई थी, और ना ही किसी ने इस बात पर ध्यान दिया था। वो सभी के लिए घर में रखा हुआ एक शो पीस थी, जिसका होना या ना होना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज निशा नजर नहीं आ रही, ठीक तो है ना वो? आज कमरे से बाहर भी नहीं निकली हमारी बेटी। शाम के वक्त वजदान साहब को निशा की कमी महसूस हुई तो उन्होंने समायरा बेगम से पूछा, पता नहीं, आज यूनिवर्सिटी से सीधा आकर कमरे में बंद हो गई है। सारा ने तंग होकर कहा। खाने के वक्त भी नहीं थी, समायरा बेगम ने मोबाइल पर व्यस्त रहते हुए कहा। आप रानी को भेजकर निशा को बुलवाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है, बजदान जी ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। समायरा बेगम ने रानी को निशा को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद ही वो वापस आई। साहब जी, निशा बीबी तो अंदर नहीं है। क्या मतलब अंदर नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? अंदर ही होगी, जाओ जाकर ठीक से देखो। समायरा बेगम ने गुस्से से रानी को डांट दिया। नहीं बीबी जी, मैंने पूरा चेक किया है, वहाँ निशा बीबी है ही नहीं। रानी की बात पर एक पल के लिए समारा का रंग पीला पड़ने लगा। क्या अभी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी? बजदान जी ने समायरा बेगम की ओर देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। आई आई होगी। रानी की तरफ देखकर समायरा बेगम बुरी तरह घबराई थी। आई होगी से क्या मतलब है? आई थी या नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगा कि वो आ गई होगी। समायरा बेगम माथे पर आया पसीना पोंछते हुए बोली। बहुत अफसोस की बात है समायरा बेगम कि आपको ये नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी से वापस आई है या नहीं। अगर निशा की जगह आपकी बेटी होती तो शायद आप इस बात का ध्यान रखती। वजदान साहब गुस्से से कहते हुए अपनी जगह से खड़े हुए थे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो यूनिवर्सिटी से घर वापस नहीं आई? न जाने कहाँ चली गई है। बजाय इसके कि उसे देखें, उससे कुछ कहें, मेरे साथ फालतू में गुस्सा करने लगे। समायरा बेगम गुस्से से बड़बड़ाने लगी। बजदान जी ने पूरी हवेली में चेक करवा लिया, लेकिन निशा का कोई पता नहीं चला। अब घर के सब लोग परेशान होने लगे थे। मीर हातिम भी बुरी तरह परेशान हुआ था कि आखिर निशा जा कहाँ सकती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो सीधा यूनिवर्सिटी से घर वापस आती थी। किसी दोस्त के घर जाना होता था तो वो फ़ोन करके बता देती थी, लेकिन अब तो उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। उसके दोस्तों को भी यही नहीं पता था, क्योंकि फायजा के अनुसार वो 2 पीरियड पहले ही यूनिवर्सिटी से चली गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पापा फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ। अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वहाँ बात करता हूँ और फिर अपनी टीम को लेकर ढूंढता हूँ उसे। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी किडनैपर का फ़ोन आए तो। अभी थोड़ी देर पहले पता करते तो मैं। चलिए अच्छा, मैं देखता हूँ, यूनिवर्सिटी जाकर भी पता करता हूँ, फिक्र न करें। मीर हातिम ने अपने पापा को दिलासा देते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए। वो अभी अभी घर आया था और साथ ही निशा की गुमशुदगी के बारे में उसे पता चला तो उसी पल वो बाहर निकल पड़ा। मीर, तुमने पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा है। अचानक से सारा उसके रास्ते में आई और उसकी राह की रुकावट बनी। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? अब की बार मीर के माथे पर बल पड़े। पुलिस स्टेशन में सूचना दे दो कि एक लड़की गायब है। गायब क्या है, किसी के साथ भाग गई होगी। सारा अपनी जुबान को लगाम लगाओ। निशा ऐसी नहीं है। ये तो तब पता चलेगा ना जब वो वापस आएगी अपना मुंह काला करके। अब तुम हद से बढ़ रही हो सारा। मीर हातिम को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे किसी लड़की के बारे में ऐसी गिरी हुई बात कर सकती थी। बहुत अच्छा, अब तुम उस लड़की के लिए मुझ पर गुस्सा करोगे। जो भी है, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम गए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बचपना है सारा, हर छोटी छोटी बात पर तुम यही बोलती हो। मेरा जाना जरूरी है, अंदर जाओ तुम। नहीं मीर, अगर तुम गए तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी नौकरी जरूरी है या तुम्हारे घर वाले? मैं तो कहीं नहीं हूँ, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, चलो कमरे में। सारा ने उसकी कलाई थामी, लेकिन मीर ने कदम आगे बढ़ाए। सारा ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मीर हातिम ने उसकी कलाई को अपने बाह से झटक कर दूर किया। मेरा पहला फर्ज सबसे पहले है, बाकी सब बाद में।
कड़े लहजे में कहते हुए वो घर की दहलीज पार कर गया, जबकि सारा के दिमाग में ये बात पूरी तरह बैठ गई और उसने एक बार फिर से मीर बिला को छोड़ने का इरादा कर लिया। कोई है? खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो, कोई है यहाँ पर? निशा को अब होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। कोई भी उसके पास नहीं था, पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। डर के मारे निशा की आवाज़ भी गले में दम तोड़ रही थी। कौन था वो जिसने उसे किडनैप किया था और क्यों? ये सोचते हुए निशा के रोंगटे खड़े हुए थे। क्या घर वालों को पता होगा कि मैं घर नहीं पहुंची? क्या वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे? निशा ने खुद से ही सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। फिर दीवार के साथ टिक गई। उसे रह रहकर यही डर खा रहा था कि अभी कोई आएगा और उसके साथ गलत करेगा। लेकिन उसकी सारी रात आंखों में कट गई और कोई भी नहीं आया। बैठे बैठे एक पल को उसे नींद भी आई थी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंकी। आने वाला वही नकाबपोश था जो उसे गन पॉइंट पर किडनैप करके लाया था। निशा एकदम लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे उठकर खड़ी हुई। कौन हो तुम और क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? वो शख्स चेहरे पर मास्क लगाए हुए था। उसने एक नज़र निशा को देखा। तुम्हें जिस मकसद के लिए यहाँ पर लाया गया था वो मकसद अब पूरा हो गया है और इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो, उस शख्स ने दूर खड़े होते हुए निशा से सख्त लहजे में कहा। तो निशा को यकीन नहीं आया कि वो उसे जाने के लिए कह रहा था, पर वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। वो शख्स 2 कदम चलते हुए उसके करीब आया तो निशा एकदम से पीछे हटते हुए दीवार के कोने से जा लगी। खबरदार, करीब मत आना मेरे, जान से मार दूंगी तुम्हें। तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है कि तुम किसी को मार सको। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जा सकती हो तो चली जाओ यहाँ से। 5 मिनट के बाद तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाओगी, उस शख्स ने साफ शब्दों में उसे वहाँ से जाने को कहा। और उसकी बात पर निशा खुद को जल्दी से संभालती हुई वहाँ से बाहर निकली। उसे नहीं पता था कि वो किस किस रास्ते से होते हुए कहाँ जा रही थी। इस वक्त तो सुबह के 8 बज रहे थे कि वो घर की दहलीज के अंदर दाखिल हुई, जहाँ एक पूरा सन्नाटा था, जैसे घर में कोई मर गया हो। निशा के बिखरे बाल और बिखरी हालत देखते हुए सबसे पहले समायरा जी ने उसे वहीं रोक लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? समायरा बेगम के शब्दों में निशा को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। ताई अम्मी, मैं वो समझ न पाई कि क्या जवाब दे, उन्हें क्या बताए कि उसके साथ क्या हुआ था। इतनी देर में वहाँ सभी लोग जमा हो गए थे सिवाय मीर हातिम के, जो अभी भी अपनी पूरी टीम के साथ उसे ढूंढने में लगा हुआ था। और सारा भी कमरे से बाहर आते हुए उसके सामने खड़ी हो गई थी और गुस्से भरी नज़रों से निशा को देख रही थी। वो घर छोड़कर जा रही थी लेकिन समायरा बेगम ने उसे रोक लिया था। बज़दार ने थोड़ा निशा के सामने आते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखा। निशा, कहाँ थी तुम रात भर? ताया जान, मुझे किडनैप कर लिया गया था। अच्छा, तुम्हें किडनैप कर लिया गया था और फिर खुद ही तुम्हें छोड़ दिया उसने? किसे बेवकूफ़ बना रही हो? समायरा बेगम ने उसे गुस्से से कहा। तो निशा बुरी तरह रो पड़ी। अचानक से फुप्पू के आने पर सभी ने घबराकर उनकी ओर मुड़कर देखा था। उनके साथ बिलाल भी था। मेरा यकीन करें ताया जान, वो मुझे किडनैप करके निशा ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सभी के चेहरों पर बेयकीनी थी। निशा जैसे मरने के करीब हो गई थी। मेरी मंगेतर होकर मुझसे शादी करने वाली तुम किसके साथ रात बिताकर आई हो? अचानक से बिलाल ने उसे बालों से पकड़ लिया तो सभी उसके इतने आक्रामक अंदाज को देखते परेशान हो गए, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बोल, किसके साथ थी रात भर? उसे बालों से पकड़े आंगन में धक्का दिया कि वो बुरी तरह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नाक से खून बहने लगा। निशा, ताया जी एकदम से परेशान होकर उसकी तरफ बढ़े थे कि समायरा ने उन्हें रोक लिया। वो रात भर घर से बाहर रही है। मीर साहब, मत हमदर्दी करें वरना पछताएंगे। पूछने दें बिलाल को, वो उसका होने वाला पति है, हक रखता है उस पर। आज मौका बराबर आ गया था कि बिलाल उस थप्पड़ का बदला लेता जो उसने यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसे मारा था। आज बिलाल उसे उसके घर वालों के सामने मार रहा था और वो किस कदर तकलीफ में थी कि देखने वालों को उस पर तरस आ जाए। लेकिन नहीं आया था तो अपनों को नहीं आया था। बताओ, कहाँ थी तुम रात भर? बिलाल ने उस पर हाथ उठाया ही था कि उसी पल मीर ने आगे बढ़ते हुए वो हाथ वहीं हवा में रोक लिया था। उसके अचानक वहां पहुंच जाने पर बिलाल सख्त बेमजा हुआ था। यही तो वक्त था उस थप्पड़ का बदला लेने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा पर हाथ उठाने की? मीर ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी और पीछे की ओर मरोड़ दी कि चीखें तेज हो गई थीं। फुप्पो तड़प कर आगे बढ़ी। मीर, क्या कर रहे हो? मेरे बेटे का बाजू छोड़ो।
फुप्पो ने बीच में आते हुए मीर को पीछे हटाना चाहा। मीर उनके सम्मान में बिलाल के बाजू को छोड़ गया। हाय मेरा बच्चा, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। अरे कुछ कहना है तो इस बदचलन से कहो। बस बहुत हो गया। जब इतना ही यकीन था तो शादी क्यों कर रहे थे आप लोग। मीर की ऊंची आवाज़ पर सभी ने उसकी ओर देखा। वो सारी रात घर से बाहर रही है मीर, समायरा बेगम ने बेटे की तरफ आते हुए उसे बताना चाहा। तो वो अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछने लगा, क्या आप लोगों को परमिट मिल गया कि आप इसे मारे। निशा अपनी नाक से बहता खून आस्तीन से साफ करती उन सबको घबराई नज़रों से देख रही थी। बरखुरदार, रात भर वो घर से बाहर रही है। क्या मेरा बेटा पूछने का भी हक नहीं रखता, इससे पहले कि फुप्पो और जहर उगलती। नहीं, कोई हक नहीं आपका, बल्कि किसी को भी हक नहीं कि इस तरह कोई इसके साथ मारपीट करे। कुछ पल के लिए वहां पर खामोशी छा गई। और पापा आप क्यों पत्थर बनकर खड़े रहे। आप जानते हैं ना कि निशा ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। फिर क्यों आपने ये जुर्म होते देखा। बहुत दुख हो रहा है मुझे। मीर की बात पर ताया जानकर सिर झुक गया। अरे रहने दो, ये सब किताबी बातें हैं। ये लड़की रात भर घर से बाहर रही है, अब कौन करेगा इससे शादी। मेरा बेटा तो नहीं करने वाला, फुफ्फू ने कटाक्ष में कहा। जबकि बिलाल अब घबराया था। वो कुछ कहता इससे पहले ही सारा आगे बढ़ी थी। अरे फुप्पो, चिंता क्यों करती हैं, ये है ना, ये कर लेंगे शरीफ जादी से निकाह, सारा ने मुंह बनाते हुए कहा। सभी ने उसे दया भरी नज़रों से देखा था, जबकि समायरा बेगम ने अपना सर पीट लिया। जो बात दिमाग में भी नहीं लानी चाहिए थी वो बोल दी इस बेवकूफ़ लड़की ने। अब मीर को एक नई बात मिल गई थी। जबकि सारा की बात को नज़रअंदाज करते हुए मीर अपनी फूफी के पास आया था। अब कैसी बातें कर रही हैं फूफी। बिलाल और निशा की शादी, मुझे शादी नहीं करनी अब उससे। न जाने कहाँ मुंह काला करके आई है। अब इस गुनाह की पोटली को रखो अपने पास। बिलाल मीर की बात काटते हुए बड़े बड़े बोल बोलता अपनी कलाई पकड़े वहाँ से निकल गया। उसने सोचा अपने नंबर बनवाने का ये बहुत अच्छा मौका है। सब लोग उसके आगे अब हाथ जोड़ेंगे कि घर की इज्जत है, घर की इज्जत बचाना अब उसका फ़र्ज है और घर की इज्जत की खातिर तुम्हें ये शादी करनी होगी। और तब वो सब लोगों पर एहसान करते हुए इस शादी के लिए हाँ करेगा। अब जब बिलाल ही राजी नहीं तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म ही समझें आप सभी लोग। उसी वक्त फुप्पो ने भी क्रूरता की हद कर दी और अपनी बात कहते हुए बिना सुने बाहर निकल गई। निशा अभी भी हिचकियों से रो रही थी। पापा, निशा को अंदर जाने दें प्लीज़। मीर, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। समायरा बेगम की बात पर निशा ने भीगी नज़रों से उन्हें देखा। ऐसा मत कहें मम्मा, वो कहाँ जाएगी। एक मीर था जो उसके लिए लड़ रहा था, बाकी सब ने तो मुंह फेर लिया था उससे। जहाँ रात भर थी वहीं चली जाए वापस। ये ताया जान के शब्द थे जिन्होंने निशा की आत्मा पर चोट पहुंचाई थी। ठीक है, अगर मैं आप सब लोगों के लिए एक नापाक वजूद हूँ तो मैं यहाँ से चली। मैं बात कर रहा हूँ ना। मीर ने गुस्से से उसकी बात काटी तो वो डर के पीछे हटी। उसके घूरने पर निशा की पलकें झुक गई थीं। पापा, ये घर निशा का भी है, इस घर की एक सदस्य है ये, और कल जो भी हादसा उसके साथ हुआ मैं उसका बयान ले लूँगा। और कानून का संरक्षक होने के नाते मेरा फ़र्ज है कि सबकी जान और माल की सुरक्षा करूँ, और इसीलिए निशा यहीं रहेगी। मीर की बातों पर बुज़दान साहब ने एक सख्त घूरती हुई निगाह निशा को देखा था और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये तमाशा अब ख़त्म करो मीर, समायरा बेगम ने कहते हुए अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। सभी एक एक करके जा चुके थे। किसी ने भी निशा की तकलीफ का एहसास नहीं किया था। अब वहाँ पर निशा, सारा और मीर ही रह गए थे। तुम भी आ जाओ अब रूम में, या फिर निकाह के बाद आओगे। सारा के तंज पर मीर ने उसे सख्त गुस्से से घूरा। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ, ठंडे लहजे में कहते हुए वो सारा को अंदर जाने पर मजबूर कर गया। उसके जाते ही मीर गुस्से में निशा की ओर बढ़ा, उसकी कलाई पकड़कर उसके कमरे की ओर बढ़ा, अंदर ले जाकर बिस्तर पर फेंका। कहाँ थी रात भर, बोलो। पागलों की तरह तुम्हें कल से पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ। कोई अंदाजा भी है तुम्हें कितना परेशान किया है तुमने हमें। उसके लहजे में चिंता थी, परेशानी थी, गुस्सा था, कहीं भी नफरत और घृणा नहीं थी। और इसीलिए निशा ने उसे सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर मीर के माथे पर अनगिनत पल पड़े। यकीन करें मीर भाई, मैं सच कह रही हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? मीर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा तो निशा को बहुत दुख हुआ। दराज फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसे थमाया। मीर ने उसके नाक के जख्म को साफ करते हुए उसकी कलाइयों पर लगे जख्मों को साफ किया। जो तुम कह रही हो ना, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है निशा। एक तो कोई तुम्हें किडनैप करे, फिर सारी रात एक कमरे में कैद रखे और सुबह होते ही तुम्हें छोड़ भी दे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है।
मीर भी अपनी बात कह चुका था और निशा अपने चरित्र की इस बदनामी के लिए रो पड़ी। शादी की तारीख जो तय की गई थी वो दिन आया तो घर में बेजान सी खामोशी थी। कोई भी निशा से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी के लिए वो बस घर में रखा एक फालतू सामान थी, जिसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 2 वक्त का खाना नौकरानी उसे दे जाती। समायरा बेगम ने उसे अब सबके साथ बैठकर खाना खाने से सख्ती से मना कर दिया था। सभी तरफ खामोशी का राज था। निशा ने भी इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर स्वीकार कर लिया था। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। सुमायरा बेगम ने रिश्ते के एक मर्द औरत को घर बुला लिया। अचानक ही निशा का निकाह फिक्स कर दिया गया। बज़दान को भी उन्होंने चुप करवा दिया। हालांकि मीर हातिम 2 दिन से घर पर नहीं था और इसी बात का फ़ायदा उठाते समायरा बेगम ने यह फैसला सारा के साथ मिलकर किया था। कामरान की पहली बीवी की मौत हो चुकी थी। रुबाब अपने भाई का रिश्ता ढूंढ रही थी। यूँ सारा ने सुमायरा से बात की तो उन्होंने तुरंत हामी भर ली, लेकिन मीर बज़दान राजी नहीं हुए क्योंकि उन्हें ये रिश्ता बेजोड़ लग रहा था। कामरान 40 के ऊपर का हट्टा कट्टा सा मर्द था और शादीशुदा भी था, जबकि निशा मुश्किल से 18 साल की थी। लेकिन समायरा बेगम को बस जल्द से जल्द उसे इस घर से बाहर निकालना था। अभी निकाह ख्वाह का बंदोबस्त हो चुका था। निशा को जब पता चला तो वो रोते हुए बाहर निकली थी, जहां वो अंदर आते मीर से टकरा गई। मीर उसे इस तरह रोते हुए देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुझे ये निकाह नहीं करना। आप प्लीज़ ताया जान को मना कर दें। मुझे नहीं करना प्लीज़। वो उसके सामने हाथ जोड़ गई। मीर ने नासमझी से अपने बाप को देखा। पापा, ये निशा क्या कह रही है? कैसा निकाह, और वो भी इतनी जल्दबाजी में, और मुझे पता भी नहीं। मीर की बात पर उन्होंने हामिस में सिर हिलाते हुए इस बात की पुष्टि कर दी और कामरान के बारे में सब बता दिया, जबकि मीर हातिम हक्का बक्का रह गया। समायरा बेगम और सारा उससे अचानक घर देखकर बौखला गई थीं और उस कामरान को देखकर मीर का दिमाग भरना उठा। उसी एक पल में मीर ने सबके सामने निशा से निकाह करने का ऐलान कर दिया और सभी पर जैसे बम गिरा था। और सारा तो पागल होने के दर पर थी। उसने घर को युद्ध का मैदान बना दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मीर? तुम शादीशुदा हो और इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो तुम? सुमायरा बेगम ने भी गुस्से से कहा। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं निशा से निकाह करूँगा। मीर की बात पर सारा हद से ज़्यादा बाहर हो गई थी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं करोगे। सारा ने मीर का गिरेबान पकड़ लिया। अपने हाथों को कंट्रोल करो सारा, वरना दिमाग मेरा भी घूम सकता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सारा से ठंडे लहजे में बोला, तो ठीक है, अगर तुमने निशा से निकाह किया तो मुझे छोड़ना होगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये भी आमने सामने तय हो ही जाए। पूरे घर का माहौल एक कड़वाहट से भर गया। मुझे आपसे निकाह नहीं करना। निशा की आवाज़ पर सब लोग चौंक उठे थे। कई कदम चलते हुए मीर उसके सामने खड़ा हुआ था। आंखों में बेतहाशा आंसू भरे हुए थे। उसकी ज़िंदगी जैसे कोई एक खेल तमाशा हो गई थी, जिसे हर कोई अपनी धुन पर नचा रहा था। तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा गया। मीर ने गुस्से से उसे भी डांट दिया। मैं नहीं करना चाहती आपसे निकाह, वो बुदबुदाई। तुम करोगी, समझी? मीर उसके पास आकर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला और फिर उसके चुपचाप झुके सिर को देखता हुआ वापस अपने पापा के पास गया। निकाह का इंतजाम आप करेंगे या मैं खुद करूं? उसके फैसले भरे लहजे में पूछे जाने पर वजदान साहब ने एक नज़र रोती हुई निशा पर डाली थी, जिसके आंसू तो जैसे बीते एक हफ्ते से सूख ही नहीं रहे थे, हर वक्त उसकी आंखों में भरे रहते। और आज उसकी ताई उस पर कितना बड़ा जुल्म ढा रही थी। कयामत के दिन उन्हें अपने भाई के सामने जवाब देना होगा। वे तो अपने जमीर के आगे सिर उठाने के लायक नहीं बचे थे। बज़दान ने समायरा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए तुरंत मौलवी को फ़ोन करके निकाह का इंतजाम करने को कहा, तो समायरा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। सारा उनकी भतीजी थी और अब अगर उस पर सौतन आ जाती तो उनके भाई का क्या रिएक्शन होता। दूसरी ओर सारा कमरे में जाकर सब कुछ तहस नहस कर चुकी थी, जबकि मीर किसी को भी ये नहीं बता रहा था कि वो ये निकाह क्यों करना चाहता है। इस निकाह के पीछे वजह क्या है? वो बस से जल्द निशा को निकाह में लेना चाहता था। कोई भी उससे बात करता, मीर किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने अपने होठों पर एक ताला लगा लिया था। निशा रोते रोते थक चुकी थी और अब उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया था और चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। हालांकि समायरा बेगम की नज़रें उसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस हो रही थीं। थोड़ी ही देर में निकाह का इंतजाम भी हो गया, लेकिन इतनी देर में निशा बहुत कुछ सोच चुकी थी और जब उसे निकाह के लिए हाँ करवाया गया तो उसने निकाह से इनकार कर दिया।
मीर गुस्से से उसके कमरे की ओर बढ़ा ही था कि बज़दान साहब ने उसे रोक लिया और ख़ुद निशा से बात करने उसके कमरे में गए और फिर उसे निकाह के लिए मना कर ही कमरे से बाहर निकले। किस तरह उन्होंने निशा को इस निकाह के लिए राजी किया था ये वही जानते थे। सारा ने एक तूफान खड़ा कर रखा था, उसका बस चलता तो वो निशा को जान से मार देती। निशा बिन अली खान, आपका निकाह मीर हातिम बल्द मीर बज़दान के साथ 10 लाख रुपये मेहर तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? और निशा ने रोते हुए निकाह कबूल किया। निकाह में घर के सारे लोग मौजूद थे सिवाय समायरा और सारा के। समायरा सारा के पास अंदर कमरे में थी, उसे बहलाने, उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। तुम चिंता मत करो सारा, मैं उस लड़की को मीर की ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। मीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहेगा। जबकि सारा खामोश बैठी थी, वो कुछ अब बोल नहीं रही थी। उन्हें अपनी भतीजी का दुख खाया जा रहा था। निकाह पूरा होते ही बज़दान साहब ने बेटे को मुबारकबाद दी, जो गहरी सांस भरता हुआ अपने पिता से लिपट गया। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, बेफख्र से बोले थे, जबकि मीर एक हल्की सी मुस्कान भी न दे सका। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऐतराज़ होगा निशा के यहाँ रहने पर। निकाह के बाद मीर के लफ्ज़ों ने सबको बहुत कुछ समझा दिया था। थोड़ी देर में सारा अपना सामान लेकर बाहर आई तो समारा बेगम ने उसे रोकना चाहा। नहीं फुप्पो, आज नहीं। आज मीर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मुझे एक पल भी इसके साथ नहीं रहना। ड्राइवर से कहिए मुझे घर छोड़ कर आए। वो ठोस लहजे में बोली। ड्राइवर क्यों? मैं खुद छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। मीर ने उसकी कलाई थामी और उसका सामान उठाकर गेट की तरफ बढ़ गया। मीर रुक जाओ, बीबी है वो तुम्हारी, जरा तो ख्याल कर लो। समायरा बेगम ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन आज मीर किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। वो सच में सारा को लेकर उसके मायके छोड़ने आया। घर के बाहर गाड़ी रोककर वो उसके उतरने का इंतजार करने लगा। तुम बहुत पछताओगे मीर, सारा दुख से बोली, और जो तुमने किया उस पर मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। सारा, तुमने मेरी नरमी का बहुत फ़ायदा उठाया है, ये जानते हुए कि मैंने आज तक तुमसे अपना हक नहीं मांगा। हमेशा तुम्हारे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहा, और तुमने आज साबित कर दिया कि मेरी दोस्ती और नरमी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए अब बस तुम्हें जो करना है कर लो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। हाँ, अब तुम्हें यही कहना है, क्योंकि अब तो तुम्हें एक कम उम्र लड़की जो तुम्हारी बीवी बन गई है, अब तुम्हें मुझसे क्या लेने देना। तुमने मुझे पहले क्या दिया है सारा? क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए तुमने कभी खुद को कितना अहम समझा? कभी मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ? हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन इन 6 महीनों में तुमने मुझे खुद के एक दिन भी करीब नहीं आने दिया। जवान मर्द हूँ, जज्बात रखता हूँ, मेरा भी दिल मचलता है बीवी की संगत में जाने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने कभी भी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। और मैंने भी तुम्हारा मान रखा था, तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया था, लेकिन 6 महीने में भी तुम्हारा दिल मेरी तरफ पिघल न सका। एक दिन भी मुझे मेरा हक देने का सोचा तुमने? मीर आज उसे लफ्ज़ों से रौंद रहा था और सारा का सिर झुक गया। हाँ, मेरी गलती है, लेकिन क्या इसकी इतनी बड़ी सज़ा दोगे कि दूसरी शादी कर ली, मेरी जगह किसी और को दे दी? हाँ दे दी, क्योंकि तुमने उसकी जगह छीनी है सारा, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुमने उसके साथ क्या किया है। और अब बेहतर होगा कि मैं कुछ और ना कहूँ, क्योंकि तुम्हें खुद पता है तुमने क्या किया है। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अब वो मासूम से सूरत बनाकर बोली। एक पल के लिए मीर का दिल पिघला। इरादा नहीं है, लेकिन अब और सहन नहीं कर सकता जो तुमने किया उसके बाद। शुक्र करो मैंने तुम्हें कानून के हवाले नहीं किया। माँ बाप के घर छोड़ने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अब अपनी साजिशों से बाज आ जाओगी और कोई नया तमाशा नहीं करोगी। मीर उसे समझाकर गाड़ी से उसके उतरने का इंतजार करने लगा और वो चुपचाप नीचे उतर गई। गाड़ी से सामान लेकर निकलकर बाहर आई। फ़ोन पर अपने मामा को कॉल करके बाहर बुलाया। उसे इतनी रात गए देखकर वे चौंक गए। मीर, सब ठीक है ना? आज तक वो अकेली ही नाराज़ होकर आती रही थी और मीर उसे लेने आ जाया करता था, लेकिन आज मीर खुद उसे घर तक छोड़ने आया था। ज़रूर कोई बड़ी बात थी। आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ। एक अपराधी के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। मीर की बात पर सिद्दीकी साहब का दिल कांप गया। कोई गलती हो गई है क्या? सारा से तो माफ़ी अब तक तो माफ़ करता आया हूँ मामा, और आप जानते हैं ये बात, लेकिन आज की बात माफ़ करने के काबिल नहीं है। वो ठोस लहजे में बोलता हुआ उन्हें खामोश कर गया। सारा का सिर झुका हुआ था, मतलब वो भी जानती थी कि उसने क्या किया था। उम्मीद करता हूँ अब आप मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जब कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, मैं तलाक के कागज़ों पर साइन कर दूंगा। हातिम ने आखिरी बार बहुत सख्त किया था और वापस मुड़ गया।
हातिम प्लीज माफ़ कर दो, वो रोई। हातिम ने मुट्ठियां जोर से भींच लीं। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गए जो उसके वजूद से उसकी रूह निकाल कर ले गए थे। मेरी ज़िंदगी में तुम सबसे पहले हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं हातिम के साथ शारीरिक रिश्ता बना चुकी होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी वफा पर शक मत करो मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। और उन लम्हों में मीर हातिम 100 बार मरा था जब वो किसी और की बाहों में थी। वो पल हातिम ने कैसे सहा था, या तो वो खुद जानता था या फिर उसका अल्लाह। मेरी तरफ से तलाक के कागज़ मिल जाएंगे हातिम कहकर वहाँ और नहीं रुका था। ये उसकी शराफत थी कि उसने अपनी बीवी की बेवफाई और किसी और से नाजायज़ रिश्ता होने को खामोशी से सह लिया था, वरना कोई और होता तो शायद जान ले लेता। वो जा चुका था और सारा के हाथ सिवाय पछतावे के कुछ नहीं आया। जैसे ही वो खानविला में दाखिल हुआ, गहरी खामोशी ने उसका स्वागत किया। वो काफ़ी देर से आया था। मीर बुज़दान बाहर लॉन्च में ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आने पर चौंके। यहाँ क्यों बैठे हैं पापा? सोच रहा था बेटा, अपना ही हिसाब किताब कर रहा था कि हमने उस बच्ची के साथ कितना जुल्म किया, जाने अनजाने में उसे तकलीफ़ दी है। उसके किरदार पर उंगली उठाई गई। हमने हमने खुद उस पर उंगली उठाई। कितनी गलतियाँ की हमने। उसके दिल से तो हमारे लिए एक लंबी आह निकली होगी। वो अफसरदा और भीगे लहजे में बोले, जानता हूँ पापा, और इन सब बातों का बस एक ही अजाला है, उससे निकाह करके। मीर हातिम उनके पास बैठा था और उनका हाथ थाम लिया। काश ये सब कुछ इस तरह ना हुआ होता, काश सब कुछ हंसी खुशी से होता तो कितना अच्छा होता। मीर बज़दान की पुरानी ख्वाहिश आज इस तरह पूरी होगी, उन्हें इसका अंदाज़ा न था। पापा, हर काम का एक वक्त तय होता है, और जो जिस वक्त होना होता है तो वो होकर ही रहता है। अब ज़्यादा फिक्र ना करें और अब अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। बेटा, निशा थोड़ी अपसेट होगी, प्यार से संभालना उसे और कोई तकलीफ़ ना देना, वरना हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। वो उठते हुए बोले और जाते जाते उसे नरमी से समझाने की हिदायत देना ना भूले। जबकि अब हातिम के दिमाग से तो ये बात निकल ही चुकी थी कि अगला पड़ाव तो अभी भी बाकी बचा था और निशा को मनाना बेहद मुश्किल काम था। वो कोई बात ना तो जल्दी समझती थी और ना ही सुनती थी। हातिम सोचता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा था। कमरा पूरी तरह साफ सुथरा था। जो कुछ सारा बिखेर कर गई थी वो सब समेट दिया गया था। हाँ, कमरे में एक टूटी हुई परफ्यूम की बोतल की वजह से एक अच्छी खासी महक फैली हुई थी, मगर कमरे में निशा नहीं थी। उसने पूरा कमरा चेक किया लेकिन वो कहीं नहीं थी। आज उसका निकाह हुआ था तो इस हक से उसे मीर हातिम के कमरे में होना चाहिए था, लेकिन वो उसके कमरे में नहीं थी। जरूर वो अपने कमरे में थी। बास बेसिन पर हाथ रखे वो कुछ सोचता हुआ निशा के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो पूरे हक से बिना इजाज़त अंदर दाखिल हुआ। निशा बिस्तर पर कंबल ओढ़े सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, हातिम समझ न सका। लेकिन उसका इस तरह पहले ही दिन कमरे में न आना मीर हातिम को बहुत बुरा लगा था। यही ढील उसने सारा को दी थी, लेकिन अब वो ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। वो अपना हक भी लेना चाहता था और अपनी नई नवेली दुल्हन को उसका हक देना भी चाहता था। आगे बढ़कर जब उसने देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। मीर हातिम ने जब उसे अपनी बाहों में भरा तो जो एक पल पहले नींद की गहरी वादियों में खोई हुई थी, झट से अपनी आंखें खोल दी। खुद को हवा में उड़ता महसूस करती डर के मारे आंखें खोल गई। जब खुद को मीर हातिम की बाहों में पाया तो उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो एकदम चिल्लाई। कसमसाते हुए उसने खुद को हातिम की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। कमरे में लाकर दरवाजे को पांव से ठोकर मारकर बंद किया और उसे बिस्तर पर लिटाकर पीछे हटा। क्या बदतमीजी है ये? वो तुरंत पीछे हटते हुए बेड के किराउन से टेक लगाकर बोली। अगर यही मैं पूछूं कि क्या बदतमीजी है ये, तो? वो सीने पर हाथ बांधे माथे पर बल डाले उससे सवाल पूछ रहा था। निकाह किया है ना तुम्हारे साथ? फिर तुम्हें मेरे कमरे में होना चाहिए था ना? सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती कब हुई? वो भी माथे पर बल डालकर बोली। क्यों? इनविटेशन देता तो आती। मीर हातिम अपनी जैकेट उतार कर एक तरफ रखते हुए बोला तो निशा एकदम से डर गई। मुझे अपने रूम में जाना है, वो बुदबुदाते हुए उठती बोली। बिल्कुल नहीं, अब से तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए, मेरे कमरे में, मेरे पास, बहुत पास। वो घुटने बिस्तर पर रखता उसके करीब आ गया और वो पीछे हट गई। आप भूल रहे हैं, आपकी पहली बीबी भी है जिसका हक पहला है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो उसकी बात काटकर जल्दी से बोला। उसके माँ बाप हैं उसकी फ़िक्र करने वाले, तुम बस मेरी फ़िक्र करो, मुझे खुश करो। वो उसके बालों में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए गहरी सांसें छोड़ रहा था। खुद को अंदर से समझा रहा था कि वो उसकी है
और उस पर उसका हक है। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे? वो कांपते हुए बोली। मुझे यकीन है तुम मुझे ज़बरदस्ती करने का मौका नहीं दोगी, मीर हातिम ने नरमी से कहा और मुस्कुराकर एक आंख झपका दी। आप हातिम भा क्या कर रही हो? अभी अभी निकाह हुआ है और तुम निकाह को ख़राब कर रही हो। हाँ तो आप मुझे डरा रहे हैं। एक तो आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और फिर मुझे अपने कमरे में भी ले आए, और ये सब भी। वो रो पड़ी और यही देखकर हातिम रुक गया। उसका दिल बहुत नरम था, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, फिर कैसे किसी को अपनी तरफ से तकलीफ देता। वो तुरंत पीछे हट गया। निशा, मैंने कभी किसी के साथ किसी भी मामले में ज़बरदस्ती नहीं की, यहाँ तक कि। वो कहते कहते रुक गया। सारा ने भी कभी अपना हक, वो उसकी पहली बीवी थी। भले ही वो उसे छोड़ने का इरादा कर चुका था, लेकिन उसका पर्दा कभी फाश नहीं कर सकता था। यही तो एक अच्छे इंसान की निशानी थी। तुम्हें वक्त चाहिए, इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं तुम्हें वक्त दूंगा। बस मुझसे एक वादा करो, मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। आप जानते हैं कि मैं पूरी रात घर से बाहर थी। हाँ जानता हूँ सब, और ये भी जानता हूँ कि तुम पाक दामन हो। उसने बहुत जज्बात से उसका हाथ थामते हुए कहा। निशा की आंखों में हैरानी थी। हो सके तो सारा को माफ़ कर देना निशा, वो मेंटली बहुत परेशान है। शायद इसलिए। इसलिए क्या मीर? निशा का दिल कांपा। उसने तुम्हें बिलाल के साथ मिलकर किडनैप करवाया था और निशा को यकीन नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया जो सारा भाभी ने मेरी वजह से? उस दिन जब तुम मुन्ना के सामने खुद को मेरी बीवी कह रही थी, यही बात मैंने बातों बातों में सारा को बता दी थी, और सारा के दिल में ये बात बैठ गई थी और मुझ पर शक करने लगी थी इस बात को लेकर। वो हर रोज़ हर वक्त मुझे ताने मारती थी। फिर मैंने उसके सामने ये कह दिया कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये सब मैंने गुस्से में कहा था, उसे जलील करने के लिए। लेकिन वो बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। बाद में मैंने उसे समझाया भी था, लेकिन उसे लगा कि हमारे बीच कुछ है। वो नहीं समझ सकी कुछ भी। वो उससे और जिद में उसने बिलाल को अपना हथियार बना लिया और तुम्हारा इस्तेमाल किया ताकि तुम इस घर से निकाल सके। पर मेरी तो शादी हो रही थी ना बिलाल से, तो मैं चली जाती। फिर क्या मसला था उन्हें? वो उठकर हातिम के सामने आई। उसे लगा कि हातिम उससे कुछ छुपा रहा है, और वो सवाल कर गई जिसका जवाब हातिम देना नहीं चाहता था। वो होंठ नीचे ज़मीन को घूरने लगा। जो हुआ सब भूल जाओ निशा, और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करो। जितना वक्त लेना है ले लो, मैं सारी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, लेकिन कभी मुझे धोखा मत देना। वो बार बार ऐसा क्यों कह रहा था? निशा को अब कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था। आप अपनी बीवी के गुनाह को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं मीर हातिम। हातिम के कुछ न कहने पर वो सब कुछ समझ गई थी। मैं किडनैप हुई थी और बिलाल था मेरा किडनैपर। उसने मुझे छुआ तक नहीं और फिर मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मतलब उसे इजाज़त नहीं थी सारा की, क्योंकि सारा खुद बिलाल से। अब और कुछ मत कहना निशा, बात को यहीं ख़त्म कर दो। वो गहरी सांस लेकर थके अंदाज में बोला। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप खामोश रहकर उसका साथ दे रहे हैं। भरी महफिल में मुझ पर कीचड़ उछाला गया। सब ने मुझे क्या क्या नहीं कहा, मैंने सब सुना, सब सहा, और अब जब सच्चाई सामने आने का वक्त आया है तो आप कहते हैं कि मैं चुप रह जाऊं? आपको अब भी उसकी इज्जत प्यारी है, मेरी कोई वैल्यू नहीं? वो आंखों में आंसू भरे बोली। ऐसी बात नहीं निशा, तुम्हारी वैल्यू है तभी तो तुम यहाँ हो ना। मुझे उसकी सच्चाई तुम्हारी किडनैपिंग के दूसरे दिन पता चली थी, जब मैं बिलाल के घर उसे समझाने गया था कि तुम पवित्र हो, वो तुमसे शादी कर ले। लेकिन बिलाल के कमरे से मुझे सारा की आवाज़ आई थी। वो हंस रही थी। मैं चौंक उठा। मैंने दरवाज़ा खोलने की बजाय खिड़की से थोड़ा सा झाँक कर देखा। वो बिलाल की बाहों में थी और हंस हंस कर अपने करतूत उसके साथ साझा कर रही थी। और तब तब मुझे पता चला कि असल कहानी क्या थी। बिलाल तुमसे इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि चाचा ने मरने से पहले अपने हिस्से की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रखी थी, और शादी के बाद ये जायदाद बिलाल किसी न किसी तरह तुमसे अपने नाम करवा लेता और फिर तुम्हें तलाक दे देता। उसके बाद सारा और बिलाल आपस में शादी कर लेते। उन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। सारा को मैंने शादी की पहली रात से ही कुछ वक्त दिया हुआ था, क्योंकि शादी की पहली रात जब मैं उसके करीब होने लगा तो वो एकदम से पैनिक हो गई थी, और मुझे लगा शायद वो इतनी जल्दी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही, इसीलिए मैंने उसे टाइम दिया था। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और वो मुझे खुद के करीब नहीं आने देती थी। मैं जज्बातों के हाथों मजबूर होकर उसके करीब होता तो वो पैनिक होकर रोने लगती, और मुझे मजबूरन खुद को कंट्रोल करना पड़ता। लेकिन बिलाल के साथ उसे देखकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। मैं चुपचाप वहाँ से लौट आया। उसी दिन से सारा मेरे दिल से उतर चुकी थी,
और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। और जब मैंने तुम्हारा रोता हुआ मासूम सा चेहरा देखा तो मुझे तुम पर भी बहुत दुख हुआ था। तुम बिना किसी कसूर के ही बदनाम हुई थी और तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही थी। और जब मुझे ये बात पता चली कि मम्मा तुम्हारी शादी उस बूढ़े आदमी से कर रही हैं, तब मैंने एक फ़ैसला ले लिया कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। सारा को ये बात भी किसी तौर स्वीकार नहीं थी, क्योंकि फिर उनके हाथ से एक मोटा चारा निकल जाता। क्योंकि बिलाल और सारा का ये प्लान था कि घर की इज्जत बचाने के लिए बिलाल पर तुमसे शादी के लिए जोर दिया जाएगा, तो वो शर्त में तुम्हारी जायदाद अपने नाम लिखवाएगा, तभी तुमसे शादी करेगा। लेकिन मैंने उनके प्लान को बीच में जानकर ही उसे फेल कर दिया था और तुमसे निकाह कर लिया। सारा ने खूब बवाल मचाया, लेकिन मैं तो उसकी हकीकत जान चुका था ना, फिर कैसे उसकी बातों पर कान धरता। और अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। उसने तुम्हारी जगह ख़राब करने की कोशिश की थी और आज उसकी जगह तुम हो, और तुम्हारी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मुझसे निकाह से पहले हुआ। मैं ये नहीं कहता कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन जो फैसले अल्लाह की अदालत में छोड़ दिए जाएं, उनका इंसाफ बहुत अच्छा होता है। उसने जो किया उसकी सज़ा उसे मिल गई है। और जो मेरे दामन पर कीचड़ उछाला गया वो उसका क्या? उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ रुंधे स्वर में पूछा। मीर हातिम कुछ पल के लिए रुका और उसके करीब आया। अल्लाह पर भरोसा है ना? तो वो वक्त दूर नहीं जब वो खुद सबके सामने तुम्हें बेगुनाह बताएगी। उस दिन अल्लाह तुम्हें सुरखरू कर देगा, और अगर दुनिया में नहीं हुआ तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला देगा। वो इतने प्यार से समझा रहा था कि निशा बस उसे देखती रह गई। आपको पुलिस वाला किसने बना दिया? आपको तो फिलोसफर होना चाहिए था, वो अनजाने में बोल पड़ी, जिससे मीर हातिम मुस्कुरा उठा। तुम समझ गई ना जो मैं समझाना चाहता हूँ? वो उसका हाथ नरमी से थामते हुए बोला, और वो थोड़ी सी झेप गई और वापस बिस्तर पर जा बैठी। जब बात समझ आ गई है तो फिर दूर क्यों जा रही हो? वो उसे अपनी ओर बुलाता हुआ बोला। उसका दिल धड़क गया। वो आपने कहा ना कि वक्त देंगे, तो यहाँ आओ मेरे पास, वक्त दूँ तुम्हें मैं। इतनी देर से तुम्हें समझा समझा कर अपना दिमाग खाली कर चुका हूँ। इसके लिए तो नहीं किया कि मुझे फिर से वेट करना पड़े। वो उसके करीब आया, उसका हाथ थामा और खींचकर खुद से लगा लिया। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता गहरी सांसें भरने लगा। यार, 28 साल से शिद्दत से कुंवारा हूँ। पहली वाली ने भी हरी झंडी दिखा दी। अब तुम तो ना करके मत सताओ यार, वरना तुम्हें वक्त देने लगा तो 28 साल और गुजर जाएंगे। तब तक तो बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चे क्या खाक पैदा करूंगा। वो उसकी कमर में हाथ डालकर गंभीर और फिर मुस्कुराते हुए बोला। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो एकदम से शर्मा गई। मतलब? लड़की हंसी तो समझो फंसी। वो अपनी बाहें फैलाकर उसे फिर से खींचता मजबूती से अपने सीने से लगा गया। अब और दूरी सही नहीं जाती, और ज़बरदस्ती का मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन यह भी सच है कि जो औरत अपने शौहर को खुश रखती है अल्लाह भी उस पर खुश होता है। तो चलो अल्लाह को खुश करते हैं। ये कहते हुए उसके होंठों के करीब आया। तौबा, कोई देख ले एसपी को तो क्या यकीन करेगा कि कितने रोमांटिक हैं आप। निशा शर्माकर मुस्कुराई थी। रोमांटिक नहीं, शिद्दत वाला शादीशुदा कुंवारा हूँ, वो ऐसे अंदाज में बोला कि निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी, जबकि मीर हातिम ने जवान जज्बातों की लहर में बहकते हुए उसके होंठों से वो हंसी चुरा ली। धीरे धीरे उसे तकिए पर लिटाता हुआ उसके कुर्ते के बटन खोल गया, और फिर उसकी ब्लैक स्ट्रिप की हुक खोलता हुआ झटके से उसे दूर उछाल गया और मदहोश होकर उसकी दूधिया धड़कनों पर झुक गया। निशा ने भी मदहोश होते हुए अपनी आंखें बंद की थीं और उसके काले घने बालों में अपनी उंगलियां फंसाती खुद को उसके हवाले कर दिया था, जो उसके नाजुक अंगों पर अपनी जुनूनी मोहब्बत की छाप छोड़ता हुआ उसे बुरी तरह मदहोश कर रहा था। सच कहते हैं, कुछ गलत कामों की सज़ा हमें दुनिया में ही मिल जाती है और कुछ गलत कामों की सज़ा हमें आखिरत में मिलती है। अल्लाह से दुआ है हमें हमेशा अच्छे काम करने की अकल दे। अगले कुछ दिनों में मीर हातिम ने सारा को तलाक दे दी थी। वो रोती पीटती रही, अपने किए की माफ़ी मांगती रही, क्योंकि जब बिलाल के हाथ कुछ नहीं आया तो उसने सारा को हरी झंडी दिखा दी थी, और अब सारा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। ना उसे बिलाल मिला और ना ही मीर हातिम। वो खाली हाथ रह गई थी। जब समायरा जी को इसकी हकीकत का पता चला तो उन्हें भी उस पर बहुत गुस्सा आया था, और उन्होंने उन लोगों से अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे और निशा को दिल से अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। मीर हातिम, जिसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने हमसफ़र के लिए बचा कर रखा था, लेकिन सारा ने उसे हमेशा प्यासा ही रखा था अपनी मोहब्बतों से, और अब वो सारी मोहब्बतें, वो सारे जज्बात वो टूट कर निशा पर बरसाता था, और निशा को खुद पर रश्क आता था कि उसे मीर हातिम जैसा हमसफ़र मिला था।
वो रोज़ रात को उसकी बाहों में लिप सिमटते हुए उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रखती थी और दिल ही दिल में अपने प्यार की लंबी उम्र होने की दुआएं मांगती थी। और मीर हातिम उस नाजुक सी गुड़िया को अपने चौड़े सीने में समेट लेता था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी में।